हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी आज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पे VI, HI, IDD और साइकोलॉजी इन सबसे संबंधित वीडियो डाले जा रहे हैं। हमारे यहाँ VI के भी शिक्षक हैं, HI के भी हैं, IDD के भी हैं और साइकोलॉजी के भी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो विशेष शिक्षा में बहुत ही उपयोगी है। विशेष शिक्षा के DLED पाठ्यक्रम के अनुरूप हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि DLED छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज हम आपको भाषा के बारे में, भाषा शिक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो आज हमारे सामने है भाषा की प्रकृति एवं भाषिक विकास। भाषा शिक्षण के बारे में हम जान रहे हैं। भाषा की प्रकृति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में हमने पिछली इकाई में जेनी की चर्चा की थी, जो 13 वर्ष की आयु में एक मकान की अटारी में मिली थी तथा भाषा सिखाने के सघन प्रयास के बाद भी वाक्य विन्यास के नियमों का उपयोग करना नहीं सीख पाई थी। जैसा कि पहले भाषा शिक्षण में हम चर्चा कर चुके हैं कि भाषा शिक्षण का विकास प्राकृतिक रूप से बच्चों में, जब बच्चे जैसे जैसे विकास करते हैं तो उनमें नैसर्गिक रूप से भाषा का विकास होता है। जब मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं या अन्य दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनमें भाषा का विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। इसके अलावा सामान्य बच्चों में भाषा का विकास उनके घरों में, उनके समुदाय में जो वो सुनते हैं, समझते हैं, उनकी मातृभाषा होती है, उसके अनुसार भाषा का विकास नैसर्गिक रूप से उनमें होता है। तो यहाँ पे चर्चा किया गया है कि पिछला इकाई में हम लोग चर्चा किए थे, जो अमेरिका की एक बच्ची थी जो 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु तक वह अपने परिवार, अपने समुदाय से अलग मिली थी, एक मकान की अटारी में। 13 वर्ष के बाद जब वो मकान से निकाली गई, उसका रेस्क्यू किया गया, तो उसको भाषा शिक्षण, क्योंकि वो बहुत चीजों को समझ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि भाषा क्या है, संवाद का एक साधन है। हम अपनी बात को भाषा के माध्यम से रख सकते हैं। तो जब वो बच्ची 13 साल के बाद मिली थी, उसको बहुत कुछ सिखाया जाने लगा, तो उसमें सामान्यतः उतनी तीव्र गति से वृद्धि नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है कि भाषा का विकास 7 साल की आयु तक बहुत तेजी से होता है। उसके बाद
बच्चों में भाषा ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो कम होते जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी भाषा अर्जन की क्षमता कम होती जाती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा सिखाने के सघन प्रयास के बाद भी वाक्य विन्यास के नियमों का उपयोग करना नहीं सीख पाई थी। इस प्रकरण में यह शंका हो सकती है कि हो सकता है एकांत में वनीकरण के उस भयावह काल की संवेदनात्मक वंचना और संवेगात्मक क्षति के कारण उसकी भाषा सीखने की क्षमता प्रभावित हुई हो। किंतु अभी कुछ समय पूर्व एक अन्य वयस्क महिला का प्रकरण प्रकाश में आया है जो 31 वर्ष की आयु में सारे प्रयत्नों के बाद भी वाक्य विन्यास के नियमों का उपयोग करना नहीं सीख पाई है। एक दूसरा प्रकरण यहाँ पे आया है कि 31 साल की वयस्क महिला को वाक्य विन्यास के नियमों का उपयोग करना सिखाया जा रहा है लेकिन वो सीख नहीं पा रही है। उत्तरी कैलिफोर्निया के एक सुदूर कस्बे में चेल्सी नाम की इस बाहरी बालिका का जन्म हुआ। अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसके एक सुदूर कस्बे में चेल्सी नाम की एक बालिका का जन्म हुआ जो जन्म से बहरी थी, उसको सुनाई नहीं देता था। लेकिन बीच में कुछ अन्य रीजन आ गए। क्या रीजन आया? कुछ अयोग्य चिकित्सकों ने बिना उसके बहरेपन पर ध्यान दिए उसे मंद बुद्धि या संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध घोषित कर दिया। कुछ अयोग्य चिकित्सक जो थे उस बच्ची को बहरेपन पर ध्यान नहीं दिए कि ये बच्ची सुन नहीं पा रही है, वो उसको मंद बुद्धि या संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध घोषित कर दिए कि ये मंद बुद्धि की बच्ची है। किंतु उसके परिवार के सदस्यों ने कभी भी उसे मंद बुद्धि नहीं माना और बराबर लाड़ प्यार से पाला। उसके परिवार के लोगों ने क्या किया कि उसको मंद बुद्धि को नहीं समझा। भले चिकित्सक उसको मंद बुद्धि घोषित कर दिए लेकिन परिवार के लोग, परिवार में जैसे सामान्य बच्चों को पाला पोसा जाता है वैसे उनका पालन पोषण किए। अत्यधिक शर्मीली, पराधीन व भाषा विहीन किंतु अन्य सभी प्रकार से सामान्य लड़की के रूप में बड़ी हुई। उसके साथ रीजन क्या हुआ कि वो शर्मीली होती चली गई क्योंकि समाज से उसका कटाव हो गया, समुदाय से उसका कटाव हो गया। वो अपने को आजाद नहीं समझती थी, वो पराधीन समझने लगे और भाषा का विकास नहीं हुआ। उसका मुख्य रीजन क्या था कि वो कानों से बहरी थी। अगर बहरी नहीं होती और डॉक्टर उसको मंद बुद्धि घोषित कर दिए थे, उसके बावजूद वो भाषा सीख जाती, भाषा विन्यास का उपयोग सटीक तरीके से कर पाती, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। उसका जो मेन रीजन पॉइंट था वो छुप गया, उसके बहरेपन पे कोई ध्यान नहीं दिया। 31 वर्ष की आयु में उसका परीक्षण एक तंत्रिक वैज्ञानिक डॉक्टर ने किया जो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वह मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ थी। वह उसकी सारी समस्या उसका बहरापन था। जब वो 31 साल तक हुई, 31 साल की हो गई
तो उसके परिवार के लोगों ने एक डॉक्टर के पास ले गए, जो डॉक्टर वैज्ञानिक तरीके से उसका परीक्षण किए। तो उसका परीक्षण करने के बाद उनको लगा कि ये मंद बुद्धि की तो बच्ची है नहीं। इसका जो मुख्य समस्या था वो बहरापन था, बाकी वह बच्ची स्वस्थ थी, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थी। अतः उस डॉक्टर ने चेल्सी को उपयुक्त श्रवण यंत्र उपयोग करने को दिया, जिससे उसका बहरापन काफी कुछ ठीक हो गया। वो डॉक्टर क्या किए कि उसको श्रवण यंत्र दिए जिससे वो सुन सके। तो उसका बहरापन कुछ हद तक ठीक हुआ। इसके पश्चात उसकी मानसिक स्थिति को बहाल करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम ने सघन प्रयत्न किए, जिसके कारण अब वह बुद्धि परीक्षण में 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक आ गए। बहुत सारे लोग, विशेषज्ञों की एक टीम उसके साथ लगाई गई, तो उसका बुद्धि स्तर कहां तक पहुंचा? 10 वर्ष के बालक का जो बुद्धि स्तर होता है, अभी वो वहां तक पहुंच पाई। इसके बीच में गैप होने का जो सबसे मेन रीजन है कि बच्चे को बहरेपन का इलाज नहीं किया गया, मंद बुद्धि समझ करके उसको समाज में रखा गया। उसको कुछ सुनाई देता नहीं था, अगर सुनाई देता तो वो भाषा अर्जन कर सकती थी। तो वह 10 वर्ष के बच्चे का जो स्तर होता है वहां तक पहुंच पाई। उसका शब्द भंडार 2000 शब्दों का हो गया और वह एक पशु चिकित्सक के दफ्तर में काम करती है। उसके शब्द भंडार अभी कितने तक पहुंचे? 2000 तक। वो तो वयस्क हो गई। 31 साल के बाद ये सब परीक्षण हुआ, जो वो सीखी तो और अधिक समय ही लगा होगा। वह एक पशु चिकित्सक के यहाँ काम करती है और एक समाजोन्मुख वह अपराधी जीवन जी रही है। अब उसकी एक समस्या है जो उसके मुंह खोलते ही स्पष्ट हो जाती है। सघन प्रशिक्षण के बाद भी वाक्य विन्यास पर उसका अधिकार नहीं के बराबर है। बहुत सारे विशेषज्ञों की टीम लग गई, उसको प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वाक्य विन्यास पर उसका अधिकार नहीं हो पाया, क्योंकि जो बच्चों का वाक्य विन्यास विकसित होता है उसकी एक उम्र सीमा होती है। वो बच्चे देख करके, सुन करके, बोल करके समझते हैं, अपनी मातृभाषा में बहुत सारे शब्दों को जान जाते हैं। और जब विद्यालय में जाते हैं, जैसे हम कल ही चर्चा किए थे, तो मानक भाषा और मातृभाषा के बीच जो गैप होता है, शिक्षण में उसी बात को ध्यान के रखते हुए उसको पढ़ाया जाता है। तो ये तो दो लोगों का यहाँ पे, जेनी और चेल्सी का, दोनों का अलग अलग समस्या था। एक अपने परिवार समुदाय से दूर रह करके 13 वर्ष की आयु में मिली, और एक की समस्या का पहचान कब हुआ? जब वो 31 साल की हुई तब उसकी समस्या का पहचान हुआ। लेकिन दोनों का केस एक ही जैसा है, दोनों वाक्य विन्यास नहीं सीख पाए। इस इकाई के उद्देश्य क्या है? इस इकाई के अध्ययन से आपको इन चीजों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। भाषा की परिभाषा, भाषा की प्रकृति, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और छात्रों की संभावित त्रुटियां। अब भाषा की परिभाषा क्या है?
भाषा की परिभाषा पर विस्तृत विचार के पूर्व प्रस्तावना के चेल्सी प्रकरण पर ध्यान देना उचित होगा, क्योंकि वह भी भाषा अर्जन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चेल्सी प्रकरण से भाषा के तत्व, भाषाई क्षमता और अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में 4 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। इन्हें एक वाक्य में लिखेंगे हम। इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि वाक्य विन्यास सीखने की क्षमता उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि वाक्य विन्यास सीखने की जो क्षमता है उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। शब्द भंडार में वृद्धि करने की क्षमता, नए शब्द सीखने की क्षमता बढ़ती उम्र के साथ कम नहीं होती है। शब्द भंडार में वृद्धि करने की क्षमता, नए शब्द सीखने की क्षमता बढ़ती उम्र के साथ ये कम नहीं होती है। आदमी शब्द भंडार को वृद्धि करते रहता है और नए शब्द भी सीखते रहता है, लेकिन वाक्य विन्यास सीखने की क्षमता कम होती जाती है। भाषा में प्रधान तत्व है उसका वाक्य विन्यास, शब्द भंडार नहीं। उसका वाक्य विन्यास जो है वो सबसे जरूरी है। वाक्य में किस शब्द को कैसे रखेंगे, वाक्य विन्यास सही नहीं होगा तो शब्दों का ज्ञान करने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। भाषात्मक योग्यता अन्य समान संज्ञानात्मक योग्यताओं से भिन्न है, क्योंकि वे बढ़ती उम्र के साथ कम नहीं होती है। भाषात्मक योग्यता है अन्य समान संज्ञानात्मक योग्यताओं से भिन्न है, क्योंकि ये बढ़ती उम्र के साथ कम नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट में जो निष्कर्ष हमें मिलेंगे ये महत्वपूर्ण है। इनमें से एक की ओर विख्यात अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक शपीर ने 1921 में ही ध्यान आकृष्ट किया था, किंतु किन्हीं कारणों से उसे भुला दिया गया। 1921 में अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक ध्यान आकृष्ट कराए थे, लेकिन उनको भुला दिया गया। भाषा विज्ञान के विद्यार्थी को भाषा की पहचान उसके शब्दकोश के रूप में करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के भाषा की पहचान उसके शब्दकोश के रूप में करने की गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। बाकी 3 भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले अमेरिकी दवा चॉम्स्की के प्रभाव से शुरू हुई शोध के परिणाम है। चॉम्स्की के में करीब 4 दशक पूर्व भाषा की इन 2 विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाकर भाषा वैज्ञानिक शोध को एक नई दिशा प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा अर्जन के क्षेत्र में भी विशिष्ट प्रगति हुई। प्रत्येक वाक्य जो कोई व्यक्ति बोलता या समझता है वह शब्दों का बिल्कुल नया समायोजन होता है तथा विश्व के इतिहास में पहली बार अस्तित्व में आता है। जो दूसरा मौलिक तथ्य है वह यह है कि बच्चों में भाषा का जटिल तंत्र बड़ी शीघ्रता के साथ विकसित होता है, वह भी बिना किसी औपचारिक शिक्षण के, और वे बड़े होने पर ऐसी नई वाहक संरचनाओं की जो उन्होंने पहले कभी देखी सुनी न हो
सदा उचित व्याख्या करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों में भाषा का जटिल तंत्र बड़ी शीघ्रता के साथ विकसित होता है, वह भी बिना किसी औपचारिक शिक्षण के। वे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, जो उन्होंने पहले देखी सुनी नहीं हो उसकी भी व्याख्या वो कर लेते हैं। ऐसा नैसर्गिक कारण के चलते होता है, ये नैसर्गिक विकास होता है। भाषा समुदाय द्वारा संप्रेषण एवं अन्योन्य क्रिया के लिए विकसित वाचिक संकेतों का एक पारस्परिक तंत्र है। भाषा एक जटिल और विशिष्ट कौशल है जो बालकों में नैसर्गिक रूप से बिना किसी चेतन प्रयत्न अथवा औपचारिक शिक्षण के विकसित होती है। भाषा एक जटिल और विशिष्ट कौशल है जो बालकों में नैसर्गिक रूप से बिना किसी चेतन प्रयत्न अथवा औपचारिक शिक्षण के विकसित होती है। उसका विस्तार बिना उसमें निहित तार्किक आधार की चेतना के होती है। वह सभी व्यक्तियों में गुणात्मक रूप से एक समान होती है, साथ ही वह ज्ञान की प्रक्रिया पूर्वक व्यवहार में लाने वाली अन्य बुद्धिमानी पूर्व सामान्य योग्यताओं से अलग है। इसके साथ ही हमें भाषा अर्जन के क्षेत्र में हुई शोध के दो निष्कर्षों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। एक 6 वर्ष का बालक भाषा का उपयोग करने वाले उसके समुदाय से किसी भी व्यक्ति की कोई भी अभिव्यक्ति को समझने में सक्षम होता है, भले ही उसने वैसी अभिव्यक्ति पहले कभी न सुनी हो। इसी प्रकार वह ऐसे वाक्यों का उपयोग करने में भी सक्षम होता है जिसका दूसरे व्यक्तियों ने कभी उपयोग न किया हो तथा जिन्हें भाषा के दूसरे बोलने वाले सार्थक एवं व्याकरण सम्मत स्वीकार करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक 6 वर्ष का जो बालक होता है वह कैसी भाषा का उपयोग कर सकता है कि जो उसके समुदाय से किसी भी व्यक्ति की कोई भी अभिव्यक्ति को समझने में सक्षम होता है, भले ही उसने वैसी अभिव्यक्ति कभी न सुनी हो। जो पहले नहीं सुना गया है उस अभिव्यक्ति को भी वह समझने में सक्षम होता है, एक 6 साल का बालक। और वह वाक्यों का उपयोग करने में भी सक्षम होता है जो दूसरे कोई व्यक्ति कभी उसके समुदाय में उस वाक्य को उपयोग में नहीं किए हैं। दूसरा है जो अप्रवासी अमेरिका में 3 से 7 वर्ष की आयु में आए थे। भाषा सीखने में उनकी प्रगति अमेरिका में पैदा हुए शिक्षार्थियों के से समान ही थी। जो 8 से 15 वर्ष की आयु में आकर उनकी प्रगति जितनी अधिक आयु में वे आए उतनी ही कम होती गई, और जो 17 से 39 वर्ष की आयु में आए उनकी प्रगति सबसे ज्यादा खराब रही। उनके आने की आयु तथा उनकी प्रगति में कोई संबंध दिखाई नहीं दिया। दूसरा रिसर्च किया गया है कि अमेरिका में 3 साल से 7 साल के वैसे प्रवासी आए जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ था। वे अमेरिका के मूल निवासी नहीं थे, वे अपने माता पिता के साथ या किसी संबंधी के साथ आए। उनकी उम्र 3 से 7 साल के बीच में थी। तो भाषा सीखने में उनकी प्रगति कैसी रही कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं उनके साथ साथ
उनके बराबरी में वे भाषा शिक्षा अर्जित किए। लेकिन जो 8 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में आए, जैसे 7 साल की आयु बीत जाता है, 8 साल से 15 साल तक की आयु में आए, उनके भाषा सीखने की जो क्षमता है वो कम हो गई। और जो 17 से 39 की आयु में आए, उनकी स्थिति तो और सबसे ज्यादा खराब हो गई। तो यहां पे कहने का तात्पर्य हमें है कि भाषा अर्जन करने की क्षमता में उम्र का एक बहुत बड़ा रोल है। उम्र के हिसाब से ही भाषा शिक्षण की गति तय होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भाषा शिक्षा की गति उनकी कम होती जाती है। तो यहां पे 2-3 एग्जाम्पल दिए गए। ये सारे एग्जाम्पल्स अमेरिका में ही रिसर्च किए गए हैं बड़े बड़े शोधकर्ताओं द्वारा। अब इसके आगे जैसा हम पहले ही बताए हैं कि जितना पढ़ाई होता है, उस पढ़े गए चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लाते हैं आप लोगों के लिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आने वाले समय में आपके बहुत काम के होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन क्या है? भाषा का अध्ययन, भाषा का प्राप्त करना, भाषा का अध्यापन या सभी विकल्प। इनमें जो सही उत्तर है वह भाषा का प्राप्त करना है। भाषा अर्जन का क्या महत्व है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा का अध्ययन, संचार का साधन, विद्यालयी शिक्षा या सभी विकल्प। भाषा अर्जन का क्या महत्व है? संचार का साधन। जब हम भाषा सीखेंगे, भाषा जानेंगे, जैसे मान ले रहे हैं हम उत्तर भारत में रहते हैं, हमको कन्नड़ में न्यूज सुनाया जाएगा तो हमें कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। जो कन्नड़ समझने वाले हैं उनको हिंदी में बोला जाएगा तो वो नहीं समझ सकते हैं। तो संचार का साधन है। कोई भी जो व्यक्ति जिस भाषा को जानता है, समझता है, उस भाषा से ही वह अपनी बातों को संप्रेषित कर सकता है। भाषा अर्जन में किसे समझना आवश्यक होता है? भाषा का प्रयोग, व्याकरण, समाचार या सभी प्रयोग? इसका सही उत्तर होगा भाषा का प्रयोग। भाषा अर्जन में किसकी अहमियत ज्यादा होती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। विशेषज्ञता, प्रयोग, अभिव्यक्ति या सभी विकल्प। तो इसका उत्तर होगा अभिव्यक्ति। भाषा अर्जन में अभिव्यक्ति की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। भाषा अर्जन के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? ध्यान, संवेदनशीलता, अनुभव या सभी विकल्प? यहां पे इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है?
व्याकरण, परिभाषा, संवाद या सभी विकल्प? इसका उत्तर होगा संवाद। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में क्या विशेष ध्यान दिया जाता है? भाषा अर्जन में क्या विशेष ध्यान दिया जाता है? शब्द संग्रह, संवाद, व्याकरण या सभी विकल्प? तो इसका सही उत्तर होगा शब्द संग्रह। भाषा अर्जन के लिए किसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? व्याकरण, संवाद, समझदारी या सभी विकल्प? तो इसका उत्तर होगा संवाद। भाषा अर्जन के लिए क्या आवश्यक होता है? अभिनय क्षमता, समझदारी, संवाद, सभी विकल्प? इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प। भाषा अर्जन के लिए अभिनय क्षमता या समझदारी या संवाद सभी आवश्यक हैं। भाषा अर्जन के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? भाषा कौशल, अभिनय क्षमता, व्याकरण कौशल या सभी विकल्प? भाषा अर्जन के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा भाषा कौशल। भाषा की परिभाषा क्या है? विज्ञान, संवाद, ध्वनि या सभी विकल्प? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा की परिभाषा संवाद है। भाषा किसे कहा जाता है? व्याकरण, शब्दों का समूह या विद्या? इसका सही उत्तर होगा शब्दों का समूह जो होता है उसी को भाषा कहा जाता है। भाषा का उद्देश्य क्या है? संबोधन, संवाद, अभिव्यक्ति या सभी विकल्प? भाषा का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है अभिव्यक्ति। भाषा के अंग किसे कहा जाता है? निर्देश, ध्वनि, शब्द या सभी विकल्प? यहां पे इसका उत्तर होगा सभी विकल्प। भाषा के प्रमुख उद्देश्य में से निम्नलिखित में से कौन सा है? विज्ञान का अध्ययन, संवाद, व्याकरण या सभी विकल्प? भाषा के प्रमुख उद्देश्यों में से निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, संवाद। भाषा के कितने प्रमुख लक्षण होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो उसका सही उत्तर होगा 5। भाषा के लिए क्या एक प्रमुख साधन होता है? आभास, ध्वनि, भावना या सभी विकल्प? ध्वनि इसका सही उत्तर होगा। भाषा के विकास का मुख्य कारण क्या है? सामाजिकता, समय, संवाद या सभी विकल्प? इसका सही उत्तर होगा सामाजिकता। भाषा का अध्ययन किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? साहित्य, विज्ञान, व्याकरण या सभी विकल्प? इसका उत्तर होगा सभी विकल्प। भाषा के प्रमुख उद्देश्यों में से कौन सा है? निर्देश, संवाद, संवेदना, सभी विकल्प? इसका सही उत्तर होगा संवाद। तो ये रहा आज जितना हम लोग पढ़ाई किए उससे संबंधित
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आगे एक नए विषय वस्तु के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।